एडोल्फ हिटलर, जो कि अपने ज़ालिमाना रवैये और अपनी पावरफुल आइडियोलॉजी की वजह से जाने जाते थे। ये शख्स जिसने ना ही कभी स्कूल की पढ़ाई हासिल की थी, ना ही कोई ट्रेनिंग हासिल की थी, इसके साथ वो बचपन में ही यतीम हो गया था। ना ही उसके पास रहने को कोई घर बचा था, ना ही खाना खाने के लिए पैसे थे। क्या कोई सोच सकता है कि ये बच्चा बड़ा होकर एक ऐसी तारीख कायम करेगा जो कि लोग सदियों तक याद रखेंगे। आज हम उस हिटलर के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ जर्मन लोगों का लीडर बना, बल्कि वो 20वीं सदी का सबसे ताकतवर इंसान भी रहा। इसने पूरी दुनिया को तबाही के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो लाखों लोगों की मौत का सबब भी बना। लोग इसको ना सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो किया करते थे, बल्कि अब इसको अपना खुदा भी माना करते थे। हिटलर को कोई भी पूरी तरह से नहीं जान सका क्योंकि वो अपने आइडियाज़ और अपनी आइडियोलॉजी बहुत कम लोगों से शेयर किया करते थे। वो अपनी ज़िंदगी के राज किसी को नहीं बताया करते थे। हिटलर ने दुनिया में ऐसा जुल्म दिखाया था कि आज भी लोग अगर किसी जालिम या सख्त इंसान को किसी से कंपेयर करते हैं तो वो हिटलर है। मगर हिटलर जिस दर्जे का जालिम इंसान था, शायद ही कोई आज तक इस दर्जे पे आया होगा। मगर हर कहानी के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हिटलर के भी दो पहलू थे। जैसे कि कुछ लोग उसको जालिम इंसान के तौर पर जानते हैं और कुछ लोग उसको एक ऐसा ग्रेट लीडर मानते हैं जो सदियों में एक दफ़ा आता है। हिटलर एक ऐसा लीडर था जो कि अपने अल्फाज से ही लोगों में आग पैदा कर देता था। वो लोगों को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट करने में बहुत ज़्यादा माहिर था। ऐसा नहीं था कि वो बचपन से ही ऐसी सोच रखता था या ऐसा ही इंसान था। वो तो बचपन में एक आर्टिस्ट या प्रिस्ट बनना चाहता था। तो दोस्तों आज देखते हैं कि वो हिटलर जो कि एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, ऐसा क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में जिसने उसको एक जालिम इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। हिटलर 12 अप्रैल 1899 को जर्मनी के बॉर्डर ऑस्ट्रिया हंगर में पैदा हुआ था। हिटलर अपने घर में इकलौता बच्चा था, इसी वजह से उसके माँ बाप उससे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। हिटलर को पढ़ने का कोई शौक नहीं था क्योंकि वो किसी डिसिप्लिन को नहीं मानता था। बाद में हिटलर ने इस पढ़ाई से बचने के लिए सिंगिंग शुरू कर दी थी, जो कि एक चर्च में किया करता था, और इसी वक्त इसको प्रिस्ट बनने का शौक पैदा होने लगा था। मगर इससे पहले कि वो प्रिस्ट बनता, उसका एक भाई पैदा हुआ था जो कि कुछ माह बाद ही मर गया था, जिस चीज का बहुत बुरा असर हुआ हिटलर पर। और इसके बाद उसने अकेला रहना शुरू कर दिया था और उसने अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। इसके बाद उसने पेंटिंग करना शुरू कर दी थी। अब हिटलर एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, जिसके लिए उसने यूनिवर्सिटी में 2 दफ़ा अप्लाई भी किया था, मगर उसकी पिछली पढ़ाई में पूरी कारकर्दगी की वजह से उसको एडमिशन ना मिल सका। इसके बाद हिटलर ने जर्मन हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दी और इसका इंटरेस्ट जर्मन हिस्ट्री में बढ़ने लगा। इसी वक्त इसके वालिद की भी मौत हो जाती है। इस वक्त से हिटलर का बुरा वक्त शुरू हो जाता है, क्यों ना कि हिटलर कोई नौकरी करना पसंद नहीं करता था, ना ही उसके पास कोई नौकरी थी, और उसका वालिद ही वाहिद शख्स था जो उसका घर चलाया करता था। अब इसका शौक डिक्टेटरशिप में भी बढ़ने लगा था और कुछ वक्त बाद ही उसकी माँ की भी मौत हो जाती है, और जिसके बाद हिटलर पूरा ही यतीम हो जाता है और उसके बाद उसको घर भी खाली करना पड़ता है। अब उसके पास ना ही रहने को घर बचा था और ना ही खाने के लिए कोई पैसे बचे थे, और इसके बाद हिटलर को काफ़ी अरसा रोडों पर भी सोना पड़ा और दूसरों से मांग कर खाना खाना पड़ा। और यही वो वक्त था जब हिटलर ने दर दर की ठोकरें खाई और क्यों ना कि कोई भी अब इसको काम देने को भी तैयार ना था। इस वक्त ने हिटलर को लोगों का और दुनिया का असल चेहरा दिखाया था। फिर इसके बाद इसने मजदूरियाँ करना और अपनी पेंटिंग बनाकर बेचना शुरू कर दी थी। उस वक्त से जो बन सका इसने वो सारे काम किए ताकि वो अपना पेट पाल सके, और हिटलर की मुसलसल मुशक्क़त के बाद उसकी ज़िंदगी बेहतर होने लगी थी। इसी दौरान हिटलर की मुलाकात कार्ल लोगर से हुई, जो कि एक जर्मन पॉलिटिशियन थे जो कि जर्मनी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे और जर्मन लोगों के हक के लिए लड़ा करते थे। इस वक्त हिटलर मारिया हिल डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था और इसके बाद से हिटलर ने पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी, क्यों ना कि वो कार्ल लोगर से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर था। मगर उस वक्त तक हिटलर जूस लोगों से नफरत भी नहीं किया करता था। मगर उसके बाद वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाती है। यही वो जंग थी जिसने हिटलर को बिल्कुल ही तब्दील कर दिया था। उस वक्त जर्मनी में बहुत ज़्यादा फौजियों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने जर्मनी जाकर आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। इसने वर्ल्ड वार 1 में एज अ सोल्जर काम करना शुरू कर दिया था। मगर कुछ वक्त बाद ही वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर होने लगा था अपने मुल्क से लगाव और बहादुरी की वजह से। इसी दौरान इसने काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी लड़ी, जिसमें द बैटल ऑफ सोमे, फर्स्ट बैटल ऑफ आयरस, द बैटल ऑफ अरास और इसमें द बैटल ऑफ फैस्कैंडेले भी शामिल थी। इनमें से द बैटल ऑफ सोमे में हिटलर को बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, जिसके बाद उसको काफ़ी
सा अस्पताल में भी गुजारना पड़ा और उसके बाद भी हिटलर ने हार ना मानी और वापसी जाकर जंग में शामिल हो गया था और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर होने लगा था और इसी बहादुरी की वजह से उसको आयरन क्रॉस का तमगा भी दिया गया था। इस जंग की वजह से हिटलर के दिलो दिमाग में जर्मन नेशनलिज्म बढ़ चुका था। अगर हम वर्ल्ड वार 1 की बात करते चलें जो कि 1914 में शुरू हुई थी और 1918 में जाकर बंद हुई थी और इसमें दो बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही थी जो कि एक अलाइड कंट्री थी जो कि इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थी और दूसरी सेंट्रल कंट्री थी जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओटोमन एम्पायर और बुल्गारिया शामिल थी और ये जंग अलाइड कंट्री जीत गई थी। जर्मनी की जंग के हारने की वजह से हिटलर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और इसी के बाद से हिटलर के अंदर जूश लोगों के लिए नफरत पैदा हो गई थी, क्यों ना कि उन्होंने उस वक्त जर्मनी के साथ गद्दारी की थी। उन्होंने जंग को रोकने के लिए ऐसे मुआहदे पर साइन करवाए थे जिससे जर्मनी को बर्बादी का रुख देखना पड़ा और इसी के बाद से हिटलर ने एक आइडियोलॉजी बनाना शुरू कर दी थी जो बाद में नाजिम के नाम से भी जानी जाती है। जर्मनी के हारने के बाद इसकी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी हुकूमत भी बिल्कुल ही तबाह हो चुकी थी। अब जर्मनी की हुकूमत को वापसी खड़ा करने के लिए कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी आगे आने को तैयार ना थी और इस सब की वजह ट्रीटी ऑफ वर्सिला रही है। ये एक ऐसा मुआहिदा था जिसने जर्मनी को बिल्कुल तबाह कर दिया था और इसी मुआहिदे की वजह से जर्मनी तबाही के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया था और जंग के बाद से ही जर्मनी के इकॉनमी और फाइनेंशियल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए थे। इस मुआहिदे में ऐसे रूल एंड रेगुलेशन थे जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा और इसी दौरान जर्मनी ने अपने बहुत सारी चीज़ें खो दी थी जिसमें 1/3 हिस्सा पॉपुलेशन, ओवरसीज कॉलोनियाँ, 13% ट्रेटीज, 75% आयरन और 26% कोल शामिल हैं। इन सारी चीज़ों से जर्मनी को हाथ धोना पड़ा था और इसके बाद अलाइड कंट्री ने उनके सारे रिसोर्सेज भी हथिया लिए थे। उन्होंने जंग की वजह भी जर्मनी को खड़ा किया और उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी बड़ा जुर्माना लगाया जो कि $6.6 बिलियन था, जिसके बाद से हिटलर और जर्मनी के लोगों में उन सब लोगों के लिए नफरत बैठ गई थी जिन्होंने उन मुआहिदों पर साइन किया था और मुल्क को इस हालत पर लाकर खड़ा कर दिया था। और इसके बाद वेमार रिपब्लिक के नाम से एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में जर्मनी के लिए एक नई हुकूमत को चुनना था और वही हुकूमत चुनी गई जो कि अलाइड फोर्सेस के हक में थी और ये वही लोग थे जिसकी वजह से जर्मनी को इस सब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद लोगों ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था और इसके बाद उन्होंने इनकी भरपूर मुखालफत की। इसी दौरान एक स्पार्टिकस नाम से पार्टी भी बनाई गई जो कि डिक्टेटरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया करती थी। अब वो जर्मनी में इनकलाब लाना चाहते थे और इसीलिए लोग भरपूर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म भी किया गया और बहुत ज़्यादा दंगे फसाद भी हुए मुल्क में, मगर लोगों ने प्रोटेस्टें रोकना बंद ना की और फ्री पुलिस के नाम से एक यूनिट भी बनाई गई जिनका काम सिर्फ इन सब प्रोटेस्टर को रोकना था, मगर इससे भी प्रोटेस्ट पर कोई फ़र्क ना पड़ा। और इसके बाद फ्रांस ने रोड नाम की एक जगह पर भी काबिज हो गया था जो कि जर्मनी का हिस्सा था। वहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता था, इसलिए फ्रांस ने उस पर कब्जा कर लिया था। इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। इससे बचने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा छापना शुरू कर दिया था, मगर अब उनकी पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। और ये सब हालात देखकर अमेरिका ने शुरू में तो जर्मनी की कुछ मदद की, मगर बाद में उनके अपने हालात ख़राब होने की वजह से उन्होंने भी मदद करना बंद कर दी थी। और इसके बाद से जर्मनी का इंडस्ट्रियल वर्क भी 40% बिल्कुल ही बंद हो चुका था और 6.5 मिलियन लोग इस टाइम अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। अब पूरे तरीके से लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ हो गए थे और इसी दौरान हिटलर ने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली थी और वो ये सब देखकर खुद भी हुकूमत से नाखुश था, क्यों ना कि इनके मुल्क के हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे थे। अब लोगों के पास ना ही खाने के लिए खाना था और ना ही काम करने के लिए काम था और महंगाई बहुत बढ़ गई थी और लोगों का अपनी हुकूमत से भी यकीन उठ चुका था। हिटलर ने फौज में रहते हुए ही वर्ल्ड वार 1 के बाद पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी और 1919 में उन्होंने डैप नाम की जो जर्मन वर्कर पार्टी थी ज्वाइन कर ली थी और उस पार्टी का लीडर एंटोन डिरेटर था। वो हिटलर की आइडियोलॉजी और उसकी वे ऑफ टॉकिंग से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और इवन के हिटलर पढ़ा लिखा भी नहीं था। और इसी दौरान हिटलर ने एक स्टेटमेंट उठाई कि जूश लोगों को जर्मनी से बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए। और इसी दौरान हिटलर की मुलाकात डिट्रिच एक्रेट से हुई जो कि पार्टी के फाउंडर थे
वो हिटलर के मेंटोर बने, क्यों ना कि वो हिटलर की आइडियाज से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। और इस पार्टी ने अपना नाम डैप से तब्दील करके डैप रख लिया था, जो बाद में नाजी के नाम से जानी गई। और हिटलर ने अपनी पार्टी के बैनर्स बनाए थे और उनके लोगों को तैयार किया था। और हिटलर ने 1920 में फौज को छोड़कर पूरा वक्त अपनी पार्टी को और पॉलिटिक्स को देना शुरू कर दिया था। इस पार्टी का मकसद भी इस हुकूमत की और वेमार रिपब्लिक की मुखालफत करना था। और 1921 में ही उनको पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया, क्योंकि वो लोगों को अपनी स्पीचेस से ही बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया करते थे और वो पार्टी के मेन फिगर बन गए थे। लोग इनकी आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। हिटलर लोगों की साइकोलॉजी को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेते थे और अपनी स्पीचेस के ज़रिए ही लोगों के दिलो दिमाग में आग पैदा करने की काबिलियत रखते थे। और 1923 में हिटलर बावेरिया चले गए और वहां पर जाके रैलियां निकालने लगे। और 8 नवंबर 1923 में उन्होंने नई गवर्नमेंट बनाने की तजवीज़ भी लोगों को पेश की, जो कि उन्होंने आम लोगों के सामने की थी। इनके इस आइडिया से बहुत सारे लोग इनसे मुत्तफिक भी हुए थे और बावेरिया की गवर्नमेंट इससे बिल्कुल भी खुश ना थी, जो कि बियर हॉल ऑफ प्रिट्रिच के नाम से भी जानी जाती है। नई गवर्नमेंट की तजवीज़ के बाद बहुत सारे लोग इसके मुखालिफ भी हो गए थे और इनकी जान के दुश्मन भी बन गए थे, जिसके बाद उनको मारने की भी कोशिश की गई थी, जिस हमले में उनकी पार्टी के 16 मेंबर मारे गए थे। इसके बाद हिटलर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे और कुछ दिनों बाद उनको पकड़ भी लिया गया था और इसको बावेरियन गवर्नमेंट ने 5 साल की सज़ा सुनाई थी। और यह सब देखने के बाद उनकी पार्टी का लीडर भी तब्दील हो गया था और ये सब कुछ बावेरियन गवर्नमेंट की तरफ से ही किया गया था। और दिसंबर 1924 में हिटलर जेल से निकल आए थे, क्यों ना कि उन पर जो इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया गया था वो गलत साबित हो गए थे और इनको निकालने में उनकी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा था, क्यों ना कि उनकी पार्टी उनको जेल में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। और जेल के दौरान उन्होंने अपनी किताबें भी लिखी, जो कि मेन कैंपी माई स्ट्रगल के नाम से जानी जाती है। इसमें बताया गया था कि कैसे हिटलर ने स्ट्रगल की और झूठ के खिलाफ, स्टूपिडिटी के खिलाफ और लोगों की बुज़दिली के खिलाफ कैसे वो लड़ते रहे। इस किताब के 2 वॉल्यूम आए हैं, जो कि एक 1925 और दूसरा 1926 में आए। 1925 से 1932 तक 2,28,000 किताबें सेल हुई थी और 1933 में बात करें तो इनकी एक साल में ही 1 मिलियन से ज़्यादा किताबें सेल हुई थी। हिटलर के आज़ाद होने के बाद ही बावेरिया गवर्नमेंट ने हिटलर को वापसी ऑस्ट्रिया डिपोर्ट कर दिया था। हिटलर ने अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करना शुरू कर दिया। इसके बाद बावेरिया गवर्नमेंट ने हिटलर की पार्टी और हिटलर पर बैन भी लगा दिया था, मगर हिटलर ने हार नहीं मानी और अपनी पार्टी की कैंपेन जर्मनी के वेस्ट में जाकर चलाना शुरू कर दी। फिर 24 अक्टूबर 1929 में यूनाइटेड स्टेट की मार्केट में काफ़ी बड़ा क्रैश आता है, जिसकी इम्पैक्ट जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से 6 मिलियन लोग को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ता है और काफ़ी बैंक भी उस टाइम डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। मगर इस चीज़ का फ़ायदा हिटलर भरपूर तरीके से उठाता है और लोगों को अपनी स्पीच से काहिल करना शुरू कर देता है और इस बात का यकीन दिलाता है कि अगर वो उसको सपोर्ट करेंगे तो इस मुल्क की इकॉनमी को वो दोबारा खड़ा कर देगा और इस सब लोगों को नौकरियां देगा और फिर किसी को भी ये वक्त देखना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद हिटलर ने बड़ी बड़ी रैलियां भी निकालना शुरू कर दी थी, जिसके बाद लोग हिटलर को पसंद करने लगे थे, क्यों ना कि वो लोगों को बहुत जल्दी मुतासिर कर लिया करता था। हिटलर ने अपना पहला प्रेसिडेंटल इलेक्शन 1928 में लड़ा था। इस वक्त हिटलर लोगों में ज़्यादा मशहूर नहीं थे, जिसमें उनको सिर्फ 3% ही वोट मिले थे, मगर 1932 तक हिटलर बहुत मशहूर हो गए थे। और 1932 के प्रेसिडेंटल इलेक्शन में हिटलर के मुखालिफ हिंडनबर्ग थे और हिंडनबर्ग ने उस टाइम मौके का फ़ायदा उठाकर इंडस्ट्रियल क्लब में जाकर बहुत ज़्यादा स्पीचेस दी, जिसकी वजह से बहुत से मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्रियल लोग उनकी सपोर्ट में आ गए थे, जिसका हिटलर की पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ और इसलिए 1932 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी वो दूसरे नंबर पर रहे। इस दफ़ा उन्होंने 35% वोट हासिल किए थे और हिंडनबर्ग ही इस टाइम प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गए थे, मगर वो हिटलर की कारकर्दगी से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। और इसके बाद ही उन इंडस्ट्रियल लोगों ने हिटलर की मशहूरियत देखकर हिंडनबर्ग को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि उसको हुकूमत में कोई ना कोई सीट लाजमी मिलनी चाहिए, जिसके बाद हिंडनबर्ग ने हिटलर को 1933 में जर्मनी का चांसलर बना दिया और इसकी पार्टी को 3 और पोस्टें भी दी गई। हिटलर चांसलर बनने के बाद एक अच्छे मौके की तलाश करने लगता है ताकि वो अपनी हुकूमत जर्मनी में ला सके और 28 फरवरी 1933 में जर्मन पार्लियामेंट में आग लग जाती है और हिटलर इस वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाता है और पूरी जर्मनी में इमरजेंसी लगा देता है, जिसमें सिविलियंस के सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं
और इस इमरजेंसी के बाद हिटलर एक एनेबलिंग एक्ट बनाता है जिसमें पूरे मुल्क को एक डिक्टेटर मुल्क बना दिया जाए, और इस एक्ट के पास होने के बाद ही पूरा जर्मनी एक डिक्टेटर मुल्क बन जाता है। इस एक्ट ने हिटलर को सारी ताकत दे दी थी। इसके बाद हिटलर ने जितनी भी पॉलिटिक्स और यूनियन पार्टीज पाई जाती थी जर्मनी में, वो सारों पर बैन लगा देता है। हिटलर इसके बाद जर्मनी की इकॉनमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद हिटलर ही पूरे जर्मनी को कंट्रोल करने लगता है। और हिटलर एक स्पेशल सिविलियन और एक सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार करता है जिनका काम उन सारे मुखालिफ लोगों को पकड़ना था जो कि उसके खिलाफ साजिशें कर रहे होते थे। अब हिटलर के पास हुकूमत तो आ गई थी, अब उसने जर्मनी की इकॉनमी को वापसी खड़ा करना था, जिसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो सबसे पहले एक हाल्मर नाम के इकोनॉमिस्ट को हायर करता है जिससे जर्मनी की इकॉनमी की हालत ठीक हो सके। तो होता भी कुछ ऐसे है कि हाल्मार के आइडियाज़ और प्लान की वजह से जर्मनी के हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए उसने फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें वो दिन रात लोगों से काम करवाया करता था ताकि मुल्क की इकॉनमी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इसके बाद हिटलर ने अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को भी बेहतर बनाना शुरू कर दिया था। हिटलर ने 1933 में ही जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर कर लिया था, और इसके बाद हिटलर एक कानून और लॉ लागू करता है जिसमें उन सब लोगों को पकड़ना जो कि दुश्मनों ममालिक से थे और उनके सारे एसेट सीज कर लेना। इसी तरह जूइश लोगों को भी पकड़कर जेलों में डालना शुरू कर देता है और मुल्क भर में पैसे छापना भी शुरू कर दिए जाते हैं। और इस वक्त जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट भी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी होती है। उसके बाद हिटलर जर्मनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनवाने पर काम करवाना शुरू कर देता है, जिसमें डैम्स बनवाना, रेल्स के रोड बनवाना, मुल्क के भी कई तरक्याती काम करवाना शुरू कर देता है। और इसी के साथ 1936 में हिटलर जर्मनी में ओलंपिक गेम भी करवाता है, जिससे जर्मनी की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब हिटलर उन सारे मुआहिदों पर भी अमल करना छोड़ देता है जो कि उनकी पिछली गवर्नमेंट ने किए होते हैं, जिसमें ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस भी शामिल है। और इसके बाद हिटलर उन सारी जगहों को भी वापसी हासिल करना शुरू कर देता है जो अलाइड फोर्सेस ने हथियार ली थी। इसकी शुरुआत वो 1938 से करता है, जो कि एक रानी लैंड नाम से एक जगह होती है जो जर्मनी की होती है, उसको वापसी काबिज हो जाता है। और इसी के साथ वो ऑस्ट्रिया को भी वापसी जर्मनी के साथ जोड़ देता है। और इसी के साथ हिटलर जर्मनी के वेस्ट पर सिकोलिविकिया नाम की एक जगह होती है, उस पर भी काबिज हो जाता है। हिटलर ने जर्मनी को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था, मगर हिटलर यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। इसका मानना था कि वो जितना ज़्यादा जंगें जीतेगा उतना ज़्यादा ही जर्मनी को फ़ायदा होगा। और सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड पर हमला कर देता है, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड भी इस जंग में शामिल हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन ने पोलैंड के साथ एक मुआहिदा किया होता है कि कोई भी अगर जंग होगी तो वो उनकी सपोर्ट करेगा। इसी तरह हिटलर ने भी जापान और इटली के साथ मुआहिदा किया होता है, जिससे वो भी किसी भी जंग में अपनी ताकत को बढ़ा सके। 1940 तक हिटलर को बहुत ज़्यादा कामयाबी देखने को मिल रही थी और हिटलर बहुत सारी जगहों पर काबिज भी हो जाता है। इस वक्त ब्रिटेन अकेला ही मुल्क बचा था जो कि जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहा था, क्यों ना कि 1940 तक हिटलर पोलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे सब ममालिक पर काबिज हो जाता है। इटली तो पहले ही जर्मनी को सपोर्ट कर रहा होता है, तो इस वक्त सिर्फ 3 बड़े ममालिक बचे थे, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन शामिल हैं। क्यों ना कि जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान में 1939 में एक पीस पर मुआहिदा होता है, इसलिए हिटलर को सोवियत यूनियन से कोई खतरा नहीं था। इसलिए अब सिर्फ ब्रिटेन ही वाहिद मुल्क बचा था जो कि जर्मनी के खिलाफ खड़ा था। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं होना चाहता था और अब हिटलर को ये लगने लगा था कि ब्रिटेन बहुत जल्दी सरेंडर कर देगा और इनके दरमियान बहुत जल्द पीस पर मुआहिदा भी किया जाएगा, क्यों ना कि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। और इस वक्त तक जर्मनी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा जगहों पर भी काबिज हो चुकी थी। मगर उस वक्त ब्रिटेन हुकूमत का सरबराह विंस्टन चर्चिल होता है, जो कि हिटलर के आगे सरेंडर करने या उसके साथ कोई भी मुआहिदा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो अपने रूल और रेगुलेशन का बहुत ज़्यादा पक्का होता है। जब हिटलर ये देखता है कि ब्रिटेन अब मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हिटलर ब्रिटेन हुकूमत पर हमला करने की तैयारी करना शुरू कर देता है। इसमें सबसे बड़ा मसला समंदर का आता था, जो कि इनके दरमियान में था, क्यों ना कि इस वक्त ब्रिटेन की नेवी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी जर्मनी की नेवी से। हिटलर देखता है कि अगर मैं समंदर से हमला करता हूं तो ब्रिटेन की नेवी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा तादाद में है, इसलिए वो समंदर से हमला नहीं करता। इसके बाद हिटलर हवाई हमले करने का मंसूबा बनाता है, क्योंकि उनके पास हवाई फोर्सेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटेन, इसलिए वो हवाई हमले को ज़्यादा प्रेफर करता है और जुलाई 1940 को हवाई हमले करना शुरू कर देता है। और हवाई हमले के दौरान उनके बम जाकर लंदन शहर पे जाकर गिरते हैं।
जिसके बाद ब्रिटेन हुकूमत ने भी उनके शहरों पर बम गिराए, जिसके बाद हिटलर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और 15 सितंबर 1940 को हिटलर अपनी फ़ौज को लंदन को तबाह करने का हुक्म देता है, जिसमें 1000 जेट्स से भी ज़्यादा जेट्स ने मिलकर ये हमला किया होता है। इस दिन एक हवाई ऐसी लड़ाई होती है जो आज तक कभी नहीं हुई थी। इस लड़ाई में ब्रिटेन फ़ौज कम तादाद में होने के बावजूद हमला रोक लेती है और ये हवाई लड़ाई ब्रिटेन जर्मनी के 175 जेट्स गिराकर जीत जाते हैं, जिसको बैटल ऑफ ब्रिटेन डे भी कहा जाता है। हिटलर को पहली दफ़ा हार का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद ही हिटलर ब्रिटेन की लड़ाई को पोस्टपोन कर देता है, क्यों ना कि उस वक्त तक उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। क्यों ना कि हिटलर का मकसद ब्रिटेन के साथ एक पीस मुआहदा करना होता है, वो उनको तबाह नहीं करना चाहता, इसलिए वो उनसे जंग रोक देता है। और यहीं पर हिटलर का असल मकसद निकल कर सामने आता है, जिसमें उसका मकसद सोवियत यूनियन पर काबिज होना होता है। हिटलर का मानना था कि अगर वो सोवियत यूनियन पर काबिज हो जाता है तो इसके बाद हिटलर के मुकाबिल कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो पाएगी, इसलिए इसने अपनी जंग का रुख सोवियत यूनियन की तरफ कर लेता है। और यही हिटलर की सबसे बड़ी गलती होती है, क्यों ना कि उसकी पहले ऐसे ही ब्रिटेन के साथ लड़ाई खत्म नहीं होती और वो दूसरी लड़ाई शुरू कर देता है। और 22 जून 1941 को हिटलर सोवियत यूनियन पर हमला कर देता है और सोवियत यूनियन की आर्मी भी जर्मनी से बहुत ज़्यादा होती है और इसी चीज़ का ब्रिटेन और सोवियत यूनियन फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसमें सोवियत यूनियन और ब्रिटेन साथ मिलकर एक अलाइड पावर बन जाते हैं। क्यों ना कि शुरू में तो हिटलर को काफ़ी कामयाबी देखने को मिल रही थी सोवियत यूनियन की साइड पर, मगर जब वो अलाइड पावर बन जाते हैं उसके बाद से ही जर्मनी की तबाही शुरू हो जाती है। क्यों ना कि ब्रिटेन की मदद से सोवियत यूनियन ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और जापान भी उस दौरान जो कि जर्मनी के साथ था उसने सोवियत यूनियन के साथ पीस मुआहदा कर लिया होता है। मगर जापान के जेट्स उस टाइम अमेरिका के पर्ल ऑफ हार्बर पर जाकर हमला कर देते हैं, जिसके बाद इस जंग में अमेरिका भी शामिल हो जाता है और अमेरिका इसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम भी गिराता है और ये जंग लंबी हो जाती है। अब जर्मनी को दोनों तरफ से हमले बर्दाश्त करने पड़ते हैं, क्यों ना कि ब्रिटेन ने भी जर्मनी पर हमला करना शुरू कर दिया होता है, जिसके बाद सोवियत यूनियन से जो पहले जीत मिल रही थी वो भी हार में तब्दील हो गई थी और सोवियत यूनियन ने भी जर्मनी को हराना शुरू कर दिया था। जिसके बाद सोवियत यूनियन जर्मन के बहुत सारे इलाकों पर काबिज हो गए थे और इसके बाद हिटलर को तीनों तरफ से हमले देखने को मिल रहे थे। हिटलर को अब मालूम हो गया था कि अब वो हारने वाला है, मगर वो जर्मनी को छोड़कर नहीं भागा, बल्कि वो एंड तक बर्लिन में एक बंकर में अपनी बीवी के साथ रहा। और ये सब देखने के बाद हिटलर ने ब्रिटेन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की भी कोशिश की, मगर अब बात हद से बढ़ चुकी थी। ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने हिटलर को मारने का भी हुक्म दे दिया था, जिसके बाद हिटलर 30 अप्रैल 1945 को अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। अगर हम हिटलर के जालिमाना तरीक़ों पर फोकस करें तो जिसकी वजह से उसको जालिम कहा जाता है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ जूइश के ऊपर जुल्म करना होती है। क्यों ना कि अपने पूरे वक्त में हिटलर शुरू से ही जूइश से नफरत करता है। हिटलर ने स्पेशल सेल भी बनवाए थे जिसमें जूइश लोगों पर जुल्म किया जाता था और नाज़ी जूइश को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि हिटलर का मानना था कि जूइश लोगों को मार देना ही दुनिया के लिए बेहतर है, वरना ये लोग दुनिया की तबाही का सबब बनेंगे और आने वाले वक्त में सब लोगों को ये सब देखने को भी मिलेगा। हिटलर ने अपने वक्त में बहुत सारे जूइश लोगों को मारा था और काफ़ी लोगों को कैदी भी बना कर रखा हुआ था, इसलिए उसको दुनिया जालिम मानती है। अगर सही से देखा जाए तो वो एक बहुत ही अच्छा शानदार लीडर रहा है, बस इसकी ख्वाहिशें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से उसको हार का सामना करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो यार इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल सकें।